नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अगर एक सच यह है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी के गलियारों से होकर गुजरता है, तो दूसरा सच यह भी है कि उत्तर प्रदेश के सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता भी पूर्वांचल की गलियों से ही गुजरता है। दरअसल ये बताने के पीछे मकसद यह है कि सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 170 विधानसभा क्षेत्र पूर्वांचल के हिस्से आते हैं, जो यूपी की सियासत में अपना अलग मुकाम रखता है। यहाँ का सियासी गणित ऐसा जो भाई को भाई से जुदा कर देता है, दोस्त को दुश्मन बना देता है और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देखें तो यहाँ की ज्यादातर सीटें जाति और धर्म के दलदल में फंसी हुई हैं और विकास के मुद्दे यहाँ कोसों दूर नजर आते हैं। पूर्वांचल का एक सच ये भी है कि यह देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आज भी शुमार किया जाता है और इसके पीछे मुख्य वजह भी जातीय राजनीति ही है। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल सूबे के इस इलाके में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। आज हम लोकतंत्र में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मतदाताओं का मूड क्या रह सकता है। क्या यहाँ के वोटर जाति धर्म के बंधन से मुक्त होकर लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनेंगे, या फिर राजनीतिक दलों की जाति समीकरणों में उलझाने की कोशिश एक बार फिर कामयाब हो पाएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब पूर्वांचल के दरवाजे तक दस्तक दे रहा है। इस पूरे इलाके में जाति समीकरण अहम भूमिका निभाते रहे हैं। कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी अपने समाज में पैठ है और उनका गठन भी इसी वोट बैंक को एकजुट रखने के मकसद से किया गया। 2007 में पिछड़े पूर्वांचल ने ही मायावती को गद्दी पर बिठाया था, तो 2012 में इस इलाके ने अखिलेश की साइकिल को धक्का लगाया था। अगर दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यूपी की कुर्सी की राह पूर्वांचल से होकर गुजरती है। यहाँ का सियासी गणित भाई भाई को अलग कर देता है, दोस्त को दुश्मन बना देता है और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। जातीय राजनीति की बात करें तो अपना दल भाजपा समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो यूपी की राजनीति में अच्छी दखल रखती हैं, जिनका गठन ही जातीय राजनीति को ध्यान में रखकर हुआ। मसलन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना राजभर जाति के वोटरों को ध्यान में रखकर की गई, तो अपना दल का गठन कुर्मी वोटरों को ध्यान में रखकर किया गया। ये तो महज कुछ उदाहरण है। नजर डालें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें जाति और धर्म के दलदल में फंसी हुई हैं। इन सीटों पर धर्म और जाति के आधार पर ही वोटिंग होती रही है। विकास का मुद्दा यहाँ गौण नजर आता है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है और इसकी वजह जातीय राजनीति भी है। सूबे की 403 विधानसभा क्षेत्रों के तकरीबन 170 क्षेत्र पूर्वांचल के हैं। इस लिहाज से ये तकरीबन सबसे बड़ा क्षेत्र है और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल सूबे के इस इलाके पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। साल 2007 में पिछले पूर्वांचल ने मायावती को सत्ता की चाबी सौंपी थी, तो 2012 के विधानसभा चुनाव में इसी पूर्वांचल ने सपा के माथे पर जीत का तिलक लगाया था। तो इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता दिलाई। लिहाजा अब सबकी नजर एक बार फिर पूर्वांचल पर है कि इस बार राज्य का ये पिछड़ा इलाका किसे सिर माथे पर बिठाता है। पूर्वांचल भले ही सत्ता की चाबी रहा हो, लेकिन वो आजादी के बाद से ही विकास से महरूम रहा। चुनावी मौसम में यहाँ पर पार्टियां रैली करती हैं, वादे और सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर कभी पलट कर कोई नहीं आता। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन के साथ साथ किसानों की समस्याएं यहाँ के लिए बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब लोगों की निगाहें जन प्रतिनिधियों की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो दरअसल सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 170 विधानसभा क्षेत्र पूर्वांचल के हिस्से में आते हैं, जो यूपी की सियासत में अपना अलग मुकाम रखते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर सियासी गणित बैठाने की कोशिश सभी सियासी दलों की तरफ से की जाती है। लेकिन क्या इस बार पूर्वांचल का इलाका जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ पाएगा? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय अपने आज के मेहमानों का अपने दर्शकों से कराते हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं,
आप सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लखनऊ से ओंकारनाथ सिंह जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है ओंकारनाथ सिंह जी आपका भी। नावेद सिद्दीकी साहब हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं। नावेद भाई, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। पूर्वांचल का जो सियासी समीकरण है हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे। सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह गौर हमारे साथ हैं। गौर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले हसीब सिद्दीकी साहब आपसे ही करना चाहूंगा, उसके बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की जो एक पहचान है, जो ठप्पा आज तक नहीं हट पाया पिछड़े इलाके का, वो आज भी बदस्तूर कायम है। वादे दावे तो खूब किए जाते हैं। क्या इस बार की अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ये इलाका जाति धर्म की राजनीतिक परंपरा से ऊपर उठ पाएगा? अच्छा, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास चेंज होने जा रहा है। वही सब चीज़ें रहेंगी जो पिछले चुनाव में यहाँ पर रही हैं। और यहाँ पर बंटवारा आमतौर से आप करेंगे छोटी छोटी जातियों को लेकर जो है जो दल बनाए गए हैं जी। अपना दल है, राजभर का एक दल है, एक दल और भी है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने छोटे दलों को लेकर इस बार जो है गठबंधन जो है यहाँ पर पूर्व में किया है। उसको लगता है कि हम गेन करेंगे, क्योंकि जैसे अपना दल है, अपना दल जब लड़ा था अकेले, सोनालाल जी उस वक्त जीवित थे और तब कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन जब ये बीजेपी के साथ गए 2014 में, लेकिन तब तो माहौल भी दूसरा था। एक रहल चल रही थी मोदी जी की, उसमें इन्हीं ने जो है 2 सीटें निकाल ली, एक प्रिया जी ने और एक जो है एक सीट और निकली यहाँ से हमारी, 2 सीटें निकली। तो बीजेपी को लगता है कि इन दलों को लेकर छोटी छोटी जो जातियां हैं उनसे मिलकर हमारा वोट बैंक जो है वहाँ जो है। एक यहाँ का फैक्टर और है, गोरखपुर के आसपास जो है कि जो जिले हैं वहाँ पर जो है गोरखपुर पीठ का काफी प्रभाव रहा है। और वहाँ पर जो है वो एक हिंदू वाहिनी के नाम से संगठन जो है वो जो है वहाँ पर काम कर रहा है जी। तो वो लोग चाह रहे थे कि अलग से हमको टिकट दिया जाए, उन्होंने टिकट नहीं मिला। शुरू में उनके लोगों से जो है नाराजगी जाहिर की और अपने उम्मीदवारों को खड़े कर रहे थे, लेकिन बाद में खैर समझाया गया और शायद अब वो चुनाव जो है नहीं लड़ रहे हैं। तो एक ये फैक्टर है। उससे मिला हुआ देखिए आप, आजमगढ़ है, मऊ है, वहां भी जो है धर्म के नाम पर राजनीति की गई। बटाला हाउस कांड जब हुआ तो जो पार्टी बनी थी उलमा काउंसिल ने यही मुद्दा उठाया था बटाला हाउस इनकाउंटर का लेकर, लेकिन उलमा काउंसिल जो है कामयाब नहीं रही अपने पक्ष में जो है मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण करने में। इस बार मायावती जी ने और उस पार्टी उलमा काउंसिल ने प्रयास किया है कि उनको हम अपने साथ लेकर, जैसे बीजेपी ने किया था कि छोटे दलों को लेके उनका वोट ले लिया था, तो उलमा काउंसिल अगर ऐड होती है बीएसपी में तो उनको लाभ मिल जाए। ये एक प्रयोग जो है वो लोग कर रहे हैं। ये एक समस्या जो आपने कही है पूर्वांचल की राजनीति का, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, कभी किसी का प्रयोग सफल हो जाता है तो कभी कोई अपने प्रयोग में जीत हासिल कर लेता है। नावेद सिद्दीकी साहब, यानी ये तो फिर साफ है कि जाति धर्म के आधार पर अगर राजनीति उलझी है तो विकास के मुद्दे तो गौड़ हो जाते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता। और शायद एक बड़ी वजह यही है जो हालात पूर्वांचल के आज भी बने हुए हैं। आज की तारीख में अक्षय भाई, उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि हमारी समाजवादी पार्टी की जो कमान है वो अखिलेश यादव जी के हाथ में है। अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के बासलाहियत वजीर आला भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका काम जमीन पे बोल रहा है और दिख रहा है। कोई एक मजहब, कोई एक जाति ऐसी नहीं है जिसको कोई ना कोई फैसिलिटीज, कोई ना कोई उत्तर प्रदेश में जो भी हम लोगों ने विकास के काम किए हैं हर इंसान को वो मिला है। हर इंसान के दरवाजे तक सुविधाएं पहुंची हैं, हर इंसान को कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में मिला है। कोई किसी भी हमारे विकास के कार्यों से कोई महरूम रह गया हो ये हम नहीं मान सकते। तो आज जो अखिलेश यादव जी का एम है, जो उनकी सोच है, जो उनका दायरा है, वो सिर्फ विकास देख रहे हैं, वो डेवलपमेंट देख रहे हैं और उनको मालूम है कि हम लोगों को जो वादे हम लोगों से किए पिछले 2012 में, वाहिद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिल है, ये लोग मानते हैं, जानते हैं जी। तो अखिलेश यादव जी ने वो वादों को 3 साल में पूरा कर दिया। अक्षय भाई, आप बताइए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कोई काम नहीं किए। लोगों से बड़ी
गुजारिश की थी कि हमको लेकर के आइए सत्ता में तो हम ये कर देंगे, आपके अकाउंट में क्या कर देंगे, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जनता अच्छी तरह से जानती है, मुद्दा जो है वो फिर भटक जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने जो काम किए, हम अपने काम के आधार पर, हम अपने काम के बल पर, हम लोगों से जो हमें विश्वास मिला है, लोगों से जो हमें समर्थन मिला है, अखिलेश यादव जी बेदाग छवि, दामन पे एक भी दाग नहीं, और एक भी इंसान ये कह नहीं सकता कि ये भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त है या इनका नाम किसी चीज में है। तो ऐसी साफ छवि, ऐसा साफ किरदार, ठीक है। ऐसा ये अच्छी बात है, आपने अभी गिनवा दी। अभी तमाम सवाल भी पूर्वांचल को लेकर हैं, उस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, नावेद सिद्दीकी साहब ने जो भी अभी अपनी पार्टी, अपनी सरकार की तरफ से दावे किए हैं, कितना समर्थन करते हैं? देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है जब ये ज़बानी जमा खर्च करते हैं ये लोग। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फ़ौरन मेरे ऊपर एजेंट होने का, न जाने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात अभी ये नवैद साहब लगा देंगे। लेकिन सच्चाई बहर के सामने आनी चाहिए जो हकीकत है। इन्होंने कहा कि 3 साल में हमने सारे वादे पूरे कर दिए। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। नवैद साहब जरा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि 3 साल में सारे वादे पूरे हो गए। ठीक है नवैद भाई, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। बात सुनिए। मेरा ये मानना है कि इन्होंने खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से जितने वादे किए थे उसमें से एक सिंगल वादा का ये नहीं अभी सामने दावा कर सकते कि इन्होंने पूरा किया हो। इन्होंने रिजर्वेशन के वादे किए, पूरे 5 साल में चर्चा तक नहीं किया रिजर्वेशन के ऊपर, ये सिवाय जुमलाबाजी के और क्या थे। इन्होंने रंगानाथ मिश्रा कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, कभी 5 साल तक इन्होंने चर्चा नहीं किया। इन्होंने जो इनोसेंट मुस्लिम बच्चे जेल से रिहा होंगे उनको इंसाफ दिलाएंगे, मुआवजा अलग से देंगे, उसकी बात की थी अपने मैनिफेस्टो में, कभी उस पर एक बच्चे को नहीं इंसाफ दिलाया। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स हम इनको गिनाए। इन्होंने जो है उर्दू मीडियम स्कूल खोलने की बात की थी, माइनॉरिटी कैरेक्टर के ITI स्कूल खोलने के, कॉलेजेस खोलने की बात की थी। कहां माइनॉरिटी कैरेक्टर के ये कॉलेजेस खोल सके। यहां तक कि जितने वादे किए थे सारे वादे सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ साबित नहीं हुआ। जहां तक ये जात पात की सियासत की बात है, मैं समझता हूं कि इसमें दोनों पार्टी जिम्मेदार है, सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है बल्कि जो अखिलेश सरकार भी जिम्मेदार है। साहब एक मिनट गौर से सुन लीजिए। ये देखिए जात बात आपको ग्रेड 3 में देखिए, ग्रेड 4 कहीं कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं दिया। नावेद भाई, अभी हम आपके पास आएंगे। आप जात की सियासत जैसा कि आज का टॉपिक है कि उस पर जो बात हम कर रहे हैं जैसा, इसके लिए मेरा ये मानना है कि इसके लिए जिम्मेदार देखिए जहां तक बीजेपी है वहीं जो है समाजवादी पार्टी भी है। ये भी जो है बीजेपी का खौफ दिला दिला करके जो ये सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग मुसलमानों का वोट हासिल करते रहे। वे डेवलपमेंट के नाम पर कभी कोई काम नहीं किया। हमेशा इन लोगों की कोशिश रहती है सेकुलर पार्टियों की कि उनके दिमाग में बीजेपी का डर ऐसा बिठाल दिया जाए कि उसके डर से मुस्लिम पोलराइज होकर के हमारी तरफ वोट करे। ये कहते हैं कि इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। ये एक डर है, डर का माहौल, जैसे आप कह रहे हैं कि डर का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, पैदा करती है डर का माहौल। और जिसका शिकार आम आदमी होता है। मैं कहता हूं कि पिछले 5 साल में ज्यादा कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक है, 5 साल में यूपी के अंदर मुसलमान जितना खौफ और टेरर में लाइफ गुजारे हैं, शायद हिंदुस्तान के किसी स्टेट में मुसलमान जो है उतना खौफ में नहीं रहे होंगे जितना पिछले 5 सालों में गुजारे। कितने दंगे आपने करवाए, कितने फसादात आपने करवाए। ठीक है सर, मुफ्ती साहब अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल मुफ्ती साहब, अभी काफी वक्त है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोषियों को एक कमेंट अपने सभी मेहमानों का ले लेते हैं, फिर उसके बाद दर्ज की गई, लोगों के ऊपर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू ही होना है। नावेद साहब, नावेद सिद्दीकी साहब, अभी सवाल जवाब का बहुत लंबा वक्त है। एक रिएक्शन ओंकार सिंह जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। अब तो आप दोनों पार्टियां दोस्ती में हैं, 2 अच्छे लड़कों की दोस्ती हो गई है। आपके मुंह में अल्फाज जैसा मुफ्ती साहब अभी कह रहे हैं कि सिर्फ छलावा किया गया, लोगों को ठगने की कोशिश की गई है। मुफ्ती साहब आऊंगा आपके पास। तो क्या यही वजह है कि खोलकर बीएसपी प्रमुख भी अब डिमांड कर रही हैं कि एक खास समुदाय के लोग हमारे पास आ जाइए? देखिए, वास्तव में बहस तो चुनाव जब हो तो ये होनी चाहिए कि विकास क्या क्या हुआ, कि सरकार ने क्या काम किया और क्या होगा। और उस पर विपक्षी दल को ये कहना चाहिए कि जो आप बता रहे हैं कि ये विकास है जी, उस विकास को आप झूठ बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं। जो आलोचना करनी है वो करनी चाहिए। ठीक है, इससे जनता को भी पता चलता है कि क्या बात सही है क्या गलत है। मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो सिर्फ क्या हो रहा है, शमशान और कब्रिस्तान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, रमजान और दिवाली हो रही है। इसके अलावा कोई चीज कुछ करना नहीं चाह रहा है। अगर आप देखिए, आपको याद होगा 2014 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मैं 1,000 गांव में 1,000 दिन के अंदर पूरी बिजली पहुंचाऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। जी जी।
अभी 4 दिन पहले इनका एक इश्तहार निकला था जिसमें इन्होंने लिखा था, कई चीजें बताई थी, उसमें ये भी लिखा था कि 1464 गांव में बिजली पहुंची जी। बड़ी अच्छी बात है। इनके कार्यकाल को 1000 नहीं बल्कि 947 दिन हुए और 1464 गांव में बिजली इन्होंने पहुंचाई। मतलब कि 1.5 दिन में एक दिन में 1.5 गांव बिजली पहुंची। अब पिछले सरकारों का भी कार्यकाल देखना चाहिए। पिछली सरकार में देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 से 1952 तक संविधान बना और चुनाव हुए, 1952 से विकास प्रारंभ हुआ, 1952 से 2014 तक 62 वर्ष होते हैं। देश में 6 लाख गांव हैं। मतलब कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओथ ली तो 5,82,000 गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। अब अगर ये 62 साल लिए जाएं तो इसमें 22,630 दिन होते हैं और इस 22,630 दिन को अगर 5,82,000 से डिवाइड करेंगे तो आप ये समझिए 25 से ज्यादा गांव में प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पहुंची है। जी जी। अब ये चीज बहस हो तो पता लगे कि कौन सरकार अच्छी थी कौन खराब है, ये तो हो नहीं पाती है। लोग कहते हैं कि हमारे लिए काम नहीं किया, उन कथित 18,000 गांव के लोग ये नहीं पूछेंगे कि आजादी के बाद क्या सबसे ज्यादा गुना हमारा ही था कि इतना वक्त लग गया हमारे गांव में बिजली पहुंचने में? उसी पे आ रहा हूं। सरकारें सर आती हैं और जाती हैं। आप ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी चीजें एक दिन में नहीं हो जाती हैं, विकास धीरे धीरे होता है। और जिस तरह से 33 करोड़ की आबादी थी और आज 122 करोड़ की आबादी है, तो कम से कम कुछ तो सरकार को भी समय दीजिए ना। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं तो थोड़ा थोड़ा ही तो करके आप सबकी व्यवस्था को कर पाएंगे। ठीक है सर। ऐसे ही केंद्र सरकार ने एक अपने इश्तहार में लिखा था कि हमने 867 किलोमीटर सड़क बनाई है। जी जी। 867 किलोमीटर सड़क बनाई, 4 नेशनल हाईवे बनाए, बहुत अच्छी बात है। उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि 1 साल में ही बना है, 947 दिन नहीं काउंट करता हूं। 1.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इनकी सड़क बनती है और इनके मंत्री जी क्या कहते हैं कि हम 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब सड़क बना रहे हैं। तो अब बताइए, मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि इनका इश्तहार झूठ बोल रहा है? नहीं, सदन में कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाता है? ओंकारनाथ सिंह जी, जब सदन की बात आती है हम हर तो जगह सदन को तो उठा रहे बर्बाद हैं, कर दिया जाता है। हम हर प्लेटफॉर्म पे सवाल उठा रहे जवाब के बजाय ये कोई इत्तला नहीं देते समय हैं, कैसे व्यतीत किया कोई जाए, जानकारी नहीं देते हैं और कोई बात नहीं करते। सदन में जो बात इन्होंने की, इन्होंने नोटबंदी पर सदन में ये कहा, इन्होंने नोटबंदी में कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री नोटबंदी में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है इसके बारे में उनको समझ नहीं है। बिल्कुल सही बात, समझ नहीं है जी। उनको बिल्कुल समझ नहीं है, हमको भी समझ नहीं कि क्यों इन्होंने किस लिए किया, लेकिन हमें तो लगता है इनको भी समझ नहीं है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह गौर साहब की समझ ले लेते हैं। ब्लैक मनी निकालने नरेंद्र सिंह जी, दूसरा इन्होंने कहा, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जो वादे किए थे वो वादे तो आप छोड़ दीजिए, और जो दावे भी कर रहे हैं उन दावों में भी कोई सच्चाई नहीं है, यही आरोप समाजवादी पार्टी के भी हैं, आपके तमाम विपक्षी दलों के। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए वीर, अभी कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने बोला है, कांग्रेस सरकार ज्यादा समय तक केंद्र सत्ता में रही है। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से सत्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से सपा बसपा में अल्टरनेटिव सरकारें चल रही है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया था इसको आपको जरा बताएंगे नहीं। अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो 2014 में पूरी तरह से उनका सुपड़ा साफ नहीं हो जाता। उन्होंने विपक्ष के लायक भी अपने लोकसभा में सीटें नहीं जीती, और जो 2014 में पूरी देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश में अपने 73 लोकसभा सीटें जीती थी। जहां तक सड़कों की बात है, हमारी केंद्र सरकार माननीय हमारे नितिन गडकरी जी बहुत तेजी से सड़कों का विस्तार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये गति बढ़ रही है, ये गति और बढ़ेगी। जहां तक गांवों की बिजली की बात आई, कई हजार गांवों का बिजली विद्युतीकरण हमारी सरकार में हुआ, और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार है। अभी हमारे सपा के स्पोक्समैन कह रहे थे कि बहुत विकास हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा विकास उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ अखिलेश सरकार में? अगर आज सबसे ज्यादा अपराध बढ़े, अपराधियों को संरक्षण कोई दे रहा है, ये सपा सरकार दे रही है। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, इस पर सवाल जवाब तो होगा ही, साथ ही जो आज का मुख्य विषय है उस पर भी एक जवाब दे दीजिए अपना, कि पूर्वांचल में सियासी समीकरण इस बात को लेकर बिठाने की कोशिश की जाती है कि अगर कौन सी जाति है तो कौन सा कैंडिडेट हम खड़ा करें, किस पार्टी के साथ हम समझौता करें, इस तरह की स्थितियां जिसमें आपकी पार्टी भी तो पीछे नहीं है। जिसमें हम ये अच्छा जी कहना चाहूंगा कि मैं बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जाति धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगा जाए। सब इसकी शुरुआत मायावती ने की।
कि हमने इतने माइनॉरिटी के कैंडिडेट के इतने इस जात के इसके, ये सबसे ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया उसके निर्णय का मायावती ने किया। समाजवादी पार्टी केवल जातिवाद से अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण के नाम पर सपा बसपा वोट लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अब सबको साथ देकर चलना चाहती है। सबका साथ सबका विकास ये हमारा नारा है, सामाजिक समरसता हमारा नहीं। तो ये जो आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये हर चीज में फिर ये बातें समाहित होनी चाहिए ना। सवाल उठा रहे हैं तमाम विपक्षी दल कि अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आपने कितने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया? 403 विधानसभा हैं, एक तो काबिल मिल सकता था उस समाज के लोगों से भी। देखिए केंद्र में हमारे मंत्री हैं अल्पसंख्यक के, तो हमें मेरिट जो मिलता वहां उसको टिकट देते। गुजरात में हमने कॉर्पोरेशन को हम टिकट दिए थे। तो इसके ये कोई हम जाति धर्म पर विश्वास नहीं करते, मेरिट पे विश्वास करते। अच्छे प्रत्याशी को हम टिकट देते हैं। और जहां तक मैं पहले सबके विकास की बात आती है, गैस सिलेंडर ये बात नहीं समझ में आती। हसीब सिद्दीकी साहब एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात, दूसरी तरफ ये मेरिट नहीं मिलती। क्या इतना अभाव है? समाजवादी पार्टी दावे करती है कि हम तो हर समाज को देते हैं वो टिकट। बीएसपी सुप्रीमो कह रही है, वो तो गिनती बता रही है कि हमने इतने लोगों को दे दिया। क्या बीजेपी को एक ऐसा काबिल इंसान नहीं मिला मुस्लिम समाज में जो टिकट दे पाए? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनके पास बहुत काबिल लोग हैं जो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में जाते हैं, उनके यहाँ भीड़ जमा करते हैं। उन्हें क्यों नहीं दिया टिकट? इसलिए नहीं दे रहा कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने जिसको टिकट नहीं दिया हम उसके खिलाफ हैं। तो ये सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। वो चाहते हैं संदेश देना एक अपनी जो उसका जो वोट बैंक है उसको कि देखो हम इनके खिलाफ हैं, हम इनके खिलाफ हैं। उनको साफ साफ उन्होंने संदेश दिया, हम इनको टिकट नहीं दिया। हमने अभी बात उठाई हमारे मुफ्ती साहब ने, कहा साहब के जो है जो इनके उसमें था चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देंगे, आरक्षण नहीं दिया इन्होंने। मैं मानता हूँ केस उठाएंगे, जो लड़के बंद हो गए हैं गलत बंद हुए उनको ऊपर से। देखिए उस वक्त जब इन्हें ये मामला उठाया था ये बिल्कुल मालूम था हमको कि आरक्षण 18% नहीं मिल सकता। समझे आप? ये है कोई सवाल ही नहीं था कि उसको कोर्ट जो है वो जो इसको रोक देता। नहीं तो ये बात तो नावेद सिद्दीकी साहब की पार्टी को सोचनी चाहिए थी ना कि जो हम वादा करने जा रहे हैं, जो हम वादा करने जा रहे हैं वो वादा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। नावेद सिद्दीकी साहब, वही बात कर रहा हूँ। नावेद सिद्दीकी साहब, क्यों वही बात जुमलेबाज किसको कहा जाए? नावेद साहब ने गलती नहीं वही कह रहा हूँ। नावेद साहब ने ये गलती की जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि उन्हीं ने अपने एजेंडे को लागू करने के लिए उनके खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ केस थे वो केस ढीले कर दिए। आपने कहा केस विड्रॉ करेंगे, कोर्ट ने कहा आप केस विड्रॉ नहीं कर सकते। इन्हें क्या किया? इन्हें कुछ नहीं किया, केस ढीले कर दिए। चाहे वो साध्वी हो, चाहे फला हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, सबके केस ऑटोमेटिक जो है खत्म हो गए। आरक्षण की बात थी, आरक्षण में अगर आप वर्टिकल आरक्षण देते हैं बैकवर्ड में 27% में जिसमें मुसलमान शामिल होते हैं अपनी आबादी के हिसाब से, तो वो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। आपने कहा हम धन पर देंगे। तो ये इसलिए जो है वो ये गलती थी समाजवादी पार्टी की जो उन्होंने की। और आज मौका मिल रहा है आज कि लोग उनको ऊपर जो है वो उंगली उठा रहे हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी को अगर जुमलेबाज ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? देखिए हमारी पार्टी जुमलेबाज इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज होती है जो वादा करना और वादा पूरा करिए। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजों में ये आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ जाती हैं लीगल एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो असंभव था ना वो तो पहले से आप समझ लीजिए। देखिए तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं। नहीं ये अनुमान नहीं था क्या? जुमलेबाजी होती है मुल्क एक, ये अनुमान नहीं था क्या? जुमलेबाजी होती है मुल्क को बांटने की। नहीं हम आपको बता रहे हैं हमने अपने सारे वादे पूरे कर दिए। मैं बता रहा हूं ना कि किस तरह किए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, 18% की बात मुफ्ती साहब कर रहे थे, सिद्दीकी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, हम कह रहे हैं 18% छोड़िए 20% जो भी हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ आबादी के हिसाब से, लोगों के उसके हक के हिसाब से देखा जाए तो 20% मिला, 18% नहीं। यानी सरकारी योजनाओं में भी ना ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, सिद्दीकी साहब, पेंशन योजना सरकार की योजनाओं में हमारे लैपटॉप ले लीजिए। सर ये तो भेदभाव हुआ फिर। लैपटॉप अगर हमने नावेद सिद्दीकी साहब, नहीं ये तो भेदभाव किया आपने। अगर सुनिए, अगर
अगर लैपटॉप भी हमने बांटा तो लैपटॉप हमने छात्रों को बांटा और ये नहीं देखा कि कौन छात्र हमारा ये मुस्लिम है, ये यादव सर, है, अभी आपने कहा हमारा नावेद भाई, अभी आपने कहा आप कि हमने उसमें भी जो सरकार की योजना है उसमें भी 18 नहीं 20% तक फायदा पहुंचाया है। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, 20% लोगों को लाभ मिला है, कोई ये नहीं कह, मैंने ये नहीं कहा। एक चीज होती है फायदा पहुंचाना वोट के चक्कर में, एक होता है जनता को पास चीज जो वादा कीजिए वो पहुंचे। आज उत्तर प्रदेश की जनता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें कुछ नहीं मिला है। 20% तक लोगों को फायदा मिला है, लाभ मिला है। ऐसा सर पूर्वांचल के लिए बता दीजिए नवेद सिद्दीकी साहब, पूर्वांचल के लिए पिछले 5 साल में क्या किया है? अब पूर्वांचल के आंकड़ों के हिसाब से बताइएगा, जो भी जानकारी हो सरकार के कामकाज। हमारी सरकार ने लगातार सबके लिए काम किया। हमारा एक मुद्दा था और हमारा एक बहुत खूबसूरत एक शेर है, हसीब भाई भी बगल में बैठे हैं और उधर मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, हमें पूरा यकीन है कि शेर भी इनको पसंद आएगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके। सर कहाँ सारे जमाने को साथ लेकर चल रहे हैं? ये बातें सिर्फ कहावतों में ही सुनने को मिल जाती। नावेद सिद्दीकी साहब, आपने पूर्वांचल का जिक्र किया, देखिए आपकी वहां पर सब्जबाग दिखाए गए हैं खूब, इसमें किसी को दोहरा नहीं है, सरकारें किसी की भी रही हो, इस बार आपकी सरकार रही है तो जवाबदेही आपकी ज्यादा बनती है और पिछली सरकारों पर भी सवाल उठते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल है, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वहां पर आज भी बरकरार हैं, इंसेफ्लाइटिस से आप परिचित होंगे, क्या कहर है पूर्वांचल में? जी बिल्कुल। शिक्षा की क्या व्यवस्था है ये भी आप वाकिफ होंगे, हर चीज, रोजगार के क्या कुछ साधन है हर चीज इससे भी इत्तेफाक रखते होंगे, किसानों की क्या समस्याएं हैं उससे भी इत्तेफाक रखते होंगे। सर कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जितनी नौकरी हमने दी, जितनी नौकरियां हमने दी, आप हमारे पूरा डाटा देख लीजिए, जितनी नौकरियां हमने दी, जितनी जगह हमने लगाया। सर लंबा चिट्ठा है ओंकार नाथ सिंह जी, ओंकार नाथ सिंह जी एक लंबा चिट्ठा है, सुन लीजिए बहुत जी। नहीं चिट्ठा नहीं, हम आपको पूरी सर उन नौकरियों का लंबा चिट्ठा है, जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन देखा है स्कूल उन लोगों का चेंज करने जो परीक्षा पास करने के बाद इस उम्मीद के साथ तो काम है कि हमें अब सरकारी महकमे में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। सही काम नहीं कर रहे हैं लोग, तो ये कहते हैं कि भाई ये काम सही नहीं है, ये सब चीजें प्रायोजित होती हैं, दूसरे लोग बैठे हैं वो अच्छी तरीके से जानते, कोई हमारी तारीफ नहीं करेंगे। सर गौर साहब बैठे हैं, गौर साहब क्या हमारी तारीफ करेंगे? गौर साहब क्या तारीफ करेंगे? साहब सिर्फ स्कूल कॉलेजों का नाम चेंज। सर नावेद सिद्दीकी साहब, यहाँ पर ना हम आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं ना जो बाकी मेहमान हैं उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आम जनता की तरफ से हम सवाल रख रहे हैं और उसका जवाब मांगने का अधिकार है। आप पार्टी के प्रवक्ता है सर, हमने नजारा देखा है, देखा है कि किस तरह सड़कों पर प्रदर्शन हुए हैं। सर कोर्ट तो भेदभाव नहीं करता ओंकार नाथ सिंह जी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये भी भेदभाव करते हैं क्या ओंकार नाथ सिंह जी? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्वांचल में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्वांचल में विकास कुछ नहीं हुआ। जी सही कह रहे हैं। आपको मैं शुरू से ले चलता हूं, जब 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ, ओंकार नाथ जी सर आज की बात कर लीजिए प्लीज, उसमें जो समय है वो कहीं ना कहीं जाया जाएगा और हमारे दर्शकों का समय बहुमूल्य है। जब तक अच्छा आप सुनेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये लगा हुआ है कि पूर्वांचल में विकास हुआ ही नहीं है। मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर बड़े संक्षेप, पूर्वांचल में जब विश्वनाथ सिंह गहबरी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की स्थिति को स्पष्ट किया तो इतनी दयनीय स्थिति थी और इतनी बुरी हालत थी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी सदन में ही रो पड़े और तब उन्होंने तय किया कि हम इसको निपटेंगे। वहां सिंचाई का साधन नहीं था, पीने के पानी का साधन नहीं था। आज स्थिति यह है कि जगह जगह सिंचाई नहरों का जाल बिछा हुआ है, जो बंजर जमीनें थी आज वहां चावल और गेहूं कस के, धान और गेहूं के कस के खेती होती है और वहां पर अच्छी खासी पैदावार होती है। समझा? पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, इनमें शुगर मिल्स थी। शुगर मिल कैसे मायावती जी ने उसको बेचना शुरू किया और किस तरह से खत्म हुई और कैसे फिर समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुछ प्राइवेट शुगर मिल्स को बनवा के और किस तरह से उधर का काम चलाया है, इसको भी आपको जानने की आवश्यकता है। आजमगढ़ में शुगर मिल बंद पड़ी हुई थी, उसको मुलायम सिंह जी ने चालू करवाया। तो विकास हुए हैं, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है। प्रश्न ये है कि जो विकास हुए वो बंद क्यों हुए? भदोही का कालीन उद्योग बर्बाद क्यों हुआ? मऊ की स्पिनिंग का बिजनेस बर्बाद क्यों हुआ?
ये इन सब चीजों को देखना चाहिए। बनारस नहीं तो में इसके लिए अपने सहयोगियों से जवाब नहीं मांगेंगे, नावेद साहब से जवाब मांग लीजिए। है वहाँ पे ओंकारनाथ सिंह जी, नावेद साहब से जवाब मांग लीजिए ना। ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इन सब का डिपो सेंटर है और 4 यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे। क्या जवाब तो ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज अब तो आपके मित्र भी हैं। सेंटर खुला है जो 900 बेड का, वर्तमान सरकार को जवाब देना चाहिए। 900 बेड की जगह 250 बेड क्यों चला? सर अब जवाब तो ले लीजिए, नावेद सिद्दीकी साहब से जवाब ले लीजिए, आप तो आपके सहयोगी हैं, बता देंगे। देखिए भाई, हमारा तो एक ही कहना है हर तरफ पूर्वांचल के लिए भी यही कि इस तरफ अपना दामन जलेगा उस तरफ उनकी महफिल सजेगी, इस तरफ अपना दामन जलेगा उस तरफ उनकी महफिल सजेगी। नावेद साहब, हम अंधेरे को घर इन शेरो शायरी से आदमी का पेट भरता नहीं है। नावेद सिद्दीकी साहब, उसी तरह महफिल सजाई आपने, जैसे मुजफ्फरनगर जल रहा था और आपने सफाई में महफिल जमाई। हमने जो आप शेर कह रहे हैं ना, ठीक बिल्कुल उसी तरह आज लोग सोच रहे हैं घरों में उजाला कि जब मुजफ्फरनगर जल रहा था और लोग सर्दी में कांप रहे थे, आपके किसी नेता ने वहां विजिट नहीं किया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की, जो यूपी की सियासत में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ का सियासी गणित भी ऐसा जो भाई को भाई से जुदा कर देता है और दोस्त को दुश्मन बना देता है, साथ ही दुश्मन को दोस्त बनते भी देर नहीं लगती। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सियासी समीकरण इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलेगा? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने अभी सभी पार्टियों का पक्ष सुना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुना है। कुछ विजन के साथ आप लोग उतर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग भरोसा क्यों करें भारतीय जनता पार्टी पर? अभी हमने सभी का पक्ष सुना। एक तो पूर्वांचल की बात चल रही है, जो पूर्वांचल में हमारे गोरखपुर में मत्स्य बहुत होता है, इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने वहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने का निर्णय लिया, उसका शिलान्यास किया और फर्टिलाइजर बनता उसको भी खोलने का निर्णय लिया। और अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने क्यों भेदभाव नहीं है। वो एक उदाहरण मैं देना चाहूँ, इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उच्च शिक्षा सेवा है, तीनों चेयरमैन एक जात के लोग बना रखा था। लोक सेवा आयोग में इतना भ्रष्टाचार था, अनियमितता थी, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दिया। ये तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय लेकर के वहां के अध्यक्ष अनिल यादव को हटाया। और एक और सैंपल देना चाहूंगा, 82 पीसीएस की नियुक्तियों में 68 एक जात वर्ग आरक्षित में 82 आरक्षित पदों में 68 एक ही जात के लोग थे। जेई कंप्यूटर में 54 में 38 थे। तो ये कैसा न्याय था? किस तरह की सरकार चल रही है? शिक्षा को बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर बर्बाद। ठीक है नरेंद्र सिंह जी, सभा रही है इसके पहले ये आरोप तो आपने लगा दिया कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय छलावे के। भारतीय जनता पार्टी ये भी बता दीजिए सर, ये भी बता दीजिए कि केंद्र में तकरीबन 3.25 साल की आपकी सरकार होने जा रही है। रोजगार के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह जी, रोजगार के क्षेत्र में पूर्वांचल के लोगों की हिस्सेदारी क्या रही है इन पिछले 2.5-3 साल में? छत्तीसगढ़ के हमारे एक एमपी आए थे, हमारी आपसे वार्ता हुई, कहले हम छत्तीसगढ़ में जब कहीं भी कोई आपदा आती है तो 100% हम 2 महीने के अंदर भुगतान कर देते हैं। धान किसानों का है, उसकी खरीदारी में भ्रष्टाचार है, बीच बिचौलिए ले जाते हैं, सही दाम नहीं मिलता। तो इन सारी चीजों के भ्रष्टाचार नियमता को हम ठीक करेंगे और निश्चित रूप से इस तरह से 91-92 हमारी सरकार थी, सर एक बात का जवाब और दे दीजिए। 2.5-3 साल की सरकार आपकी केंद्र में हो गई है, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने का वादा आपकी सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों की हिस्सेदारी क्या रही है रोजगार को लेकर? कितने लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं अभी तक? देखिए, इसलिए हम आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगे, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट हमने केंद्र के अंदर हमने एक मंत्रालय बनाया, उसके माध्यम से जिनके अंदर थोड़ी सी भी स्किल है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए एक मुद्रा कोष योजना बनाई गई है, 50,000 से लेकर 10 लाख रुपया उस पर मिनिमम इंटरेस्ट पे हम पैसा लोगों दे रहे हैं। कई लाख करोड़ रुपया लोगों ने लिया है, उससे सेल्फ एम्प्लॉय हो रहा है। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट हजारों की संख्या में लोगों को मिला है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश मुफ्ती साहब भी उस इलाके की अच्छी तरह से परख रखते हैं। मुफ्ती साहब, रोजगार की अगर दृष्टि से बात करते हैं पूर्वांचल के इलाकों की, तो रोजगार को लेकर कितना परिवर्तन हुआ है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हुआ हो या केंद्र सरकार की तरफ से हुआ? वो पार्टी जिसके सुप्रीमो या हम प्रधानमंत्री जी की बात कर ले, जो इतने बड़े पद पर रहते हुए भी वो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हों, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट और विकास की बात हो सकती है?
जिसकी मानसिकता पहले ही से हो कि हम लव जिहाद के जरिए से, 3 तलाक के जरिए से कम्युनल माहौल बनाएंगे और उसके बाद कब्रिस्तान और शमशान की बातें करेंगे और इस तरह का माहौल जो में तनाव पैदा करके हिंदुओं को पोलराइज करेंगे, पहले से इस मानसिकता के साथ मैदान में उतरे, उससे क्या आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, कोई भी पार्टी हो। सांप्रदायिकता का ठप्पा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों लगता है? नहीं, ठप्पा वो इस तरह के, उसके चूंकि पार्टी की बुनियादी हिंदुइज्म पे है वो पार्टी। आप ये देख लीजिए, आपने वही ये सवाल उठाया था 403 में से एक भी मुसलमान उनको नजर नहीं आया टिकट देने के लिए। तो जिस पार्टी का बेस ही, उसकी पॉलिसी, उसका प्रोग्राम सब एंटी मुस्लिम है और सब एंटी माइनॉरिटी है। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है, तमाम माइनॉरिटियों के अगेंस्ट ये जाते रहते हैं और उसी बुनियाद पर ये काम भी करते रहते हैं। लेकिन मुझे इनसे ज्यादा शिकायत नहीं होती है। जवाब दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को सांप्रदायिक क्यों ना माना जाए? खुले मन से अगर बीएसपी सुप्रीमो आह्वान कर रही हैं कि आपका समाज हमारे साथ आ जाए तो हम आपका कल्याण करने के लिए तैयार हैं, नहीं बस आप उनका साथ छोड़ दीजिए। नहीं, ये एक राजनीतिक एक बयान होता है अपने वोटरों को लुभाने के लिए कि वो हम किसके बारे में बात करें और किसके बारे में हम ना करें। लेकिन ये तो है बिल्कुल कि ये जात पात की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जात की बात पर या मजहब की बुनियाद पर ऐसी कोई बात की जा सकती है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उल्लंघन करेंगे और यहाँ कब्रिस्तान और शमशान की बातें करेंगे तो और दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचा जा सकता है? अगर वही बातें दूसरी पार्टी करती है, कोई भी पार्टी करती है वो गलत है, कोई भी पार्टी करती है वो गलत है। लेकिन हमें जो हम जाती तौर पर जो अभी हम एनालाइज किए हैं पूर्वांचल का, और हम देखें वहां के मुसलमानों को बहुत गंभीर होकर के और ये सोचते हुए कि उन्हें शिकायत बीजेपी से नहीं है, इसलिए कि बीजेपी को वोट नहीं करते तो उनसे शिकायत क्या करेंगे? उनको शिकायत है नवाज सिद्दीकी साहब से, उनको शिकायत है समाजवादी पार्टी से। पूर्वांचल का जो मिजाज पिछले कुछ सुना होगा, ठीक है सर आऊंगा, जो पूर्वांचल का मिजाज पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि पहले बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, लोकसभा चुनाव में वो आंधी का, जैसा अभी हसीब सिद्दीकी साहब ने जिक्र किया था कि भाई वो आंधी थी, उसमें किसी का कल्याण हो गया तो हो गया। तो ये क्या मजबूरी नहीं है पूर्वांचल के लोगों की जो परिवर्तन करने को मजबूर होती है? क्योंकि आप सब लोग तो जातिगत राजनीति में उलझे रहते हैं, विकास के मुद्दों की कोई चिंता ही नहीं होती है। देखिए अक्षय भाई, हमने शुरू से, जब से आपकी ये डिबेट शुरू हुई है, हमने उसी वक्त ये कह दिया था कि बात हम सिर्फ विकास की करेंगे, हम डेवलपमेंट की करेंगे। जो हमने वादे किए, जो हमने वादों को उतारा, जो मैनिफेस्टो में थे वो उतारा, जो मैनिफेस्टो में नहीं थे वो उतारा। सर आज बात जरा इसकी कीजिए जी, जो अभी एक मिनट सुन लीजिए, बीच में मत टोकिए प्लीज। अक्षय भाई थोड़ा सा मौका दे दीजिए। ठीक है, ठीक। अभी मुफ्ती साहब ने एक बात कही, उन्होंने हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब आज शमशान और कब्रिस्तान, दीपावली, ईद, रमजान इसकी बात कर रहे हैं। क्या स्तर गिरा दिया है और आज मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जरा मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसको आरईसी बोलते हैं। जी जी, ये इसके बारे में ये बताएं कि ये तो आपकी ही है। और पीयूष गोयल साहब जब यहां आए थे उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव जी से मिले, कहने लगे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अखिलेश जी की तारीफ करके गए ऑन रिकॉर्ड जी। पांच कालीदास पे आए, चाय भी पी। और वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने अखिलेश जी की तारीफ की। उमा भारती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो अचानक जब सब बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े रहनुमा आकर के ये इतनी तारीफ करके जाते हैं, तो जब चुनाव के वक्त ऐसा क्यों? नेताजी की तारीफ क्यों भूल जाते हैं? 28 तारीख को मैं बता दूं, भले ही आपकी पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने भी अखिलेश को शायद नसीहत दी थी ना कि अगर सीखना है तो देखो मोदी सरकार कैसे काम करती है। अब एक खेल और देखिए क्या किया। दोनों की मिली भगत रहती है। 28 जुलाई 2016, 28 जुलाई तारीख नोट कर लीजिए, 28 जुलाई 2016 को आरईसी ने एक कमेटी बनाई गई, पीयूष गोयल साहब ने बना दी कि धर्म के आधार पर इस तरीके की चीजें यहां दी जा रही हैं। ये उसमें ये चीज निकाल करके लाए, मतलब अपनी सरकार है, आपके अंडर में चीज है, आपने कमेटी बना दी और इस चीज को जारी कर दिया। उससे पहले क्यों नहीं किया? 2014 से पहले से बिजली की बात आपने क्यों नहीं की? 14 में बन गए थे, आप तो बात करते थे कि हम बिजली करेंगे, आपने नहीं की। और आपने आकर 16 में किया, क्यों? क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका था उत्तर प्रदेश। ठीक है नरेंद्र सिंह जी, इसलिए ये मुद्दा उठाया गया। जी, इस बात का जवाब देना चाहेंगे नवेद सिद्दीकी साहब को आप? आरईसी के मैं एक मिनट, नरेंद्र जी से बताइए कि आरईसी के अंडर में आता है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स,
और आरईसी के अंडर की ही दूसरा सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो है वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक तो आप अगर ये बात करें ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की, जिसकी पीयूष गोयल साहब ने तारीफ की कि ठीक है उत्तर प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, हमने लगातार काम किए। प्रोफेसर साहब ने नोएडा में कितने उद्घाटन किए, मुख्यमंत्री जी ने कितने उद्घाटन किए, आपने देखा। तो एक तो आपने वो कहा कि हमने उन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी बिगुल बजने के बाद इन्होंने मुल्क को बांटने के, देखिए इनका बीज बोने का काम है। हिंदू और मुस्लिम आपस में ये कराओ और सर इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। सर इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। अगर आप दंगों का जिक्र करेंगे तो मुजफ्फरनगर आ जाएगा, तमाम चीजें आ जाएंगी। इन बातों को रहने दीजिए। हमने तो डेवलपमेंट है ना सर, उसके घाव आज तक भरे नहीं है। की रिपोर्ट तक बता दी सिद्दीकी साहब, उस बात के घाव आज तक भरे नहीं है। नरेंद्र सिंह जी, जो विकास के एजेंडे की बात हो रही है, जो आरोप अभी लगाया नावेद सिद्दीकी साहब ने कि बिजली को लेकर क्या मदद की है केंद्र सरकार ने, इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश के आम लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हुए हैं और जो वादे थे 24 घंटे बिजली, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, 22 से 24 घंटे शहरी क्षेत्रों में, ये भी पूरा हुआ नहीं है। सौतेला व्यवहार। देखिए मुझे याद है पीयूष, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की संकट था, पीयूष गोयल जी ने स्वयं कहा था कि मुख्यमंत्री आए, वार्ता करें, हम जितना मदद चाहिए हम उत्तर प्रदेश के तैयार। हमारी केंद्र सरकार विद्युत उत्पादन के जितनी आवश्यकता उसको पूरा करेगी। निश्चित रूप से कोई भी विकास का, क्योंकि दिक्कत तो यही है कि केंद्र की योजनाओं के कई बार अपना नाम ले लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उसका एक मैंने उदाहरण दिया कि राहत के लिए जब यहाँ पर सूखा हुआ, बाढ़ आई, केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया। हम इलाहाबाद ही जाते हैं, मैं देहात में गया था, लोगों ने कहा मुझे एक पैसा नहीं मिला। तो कहाँ चला गया पैसा? अभी शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार कब्रिस्तान को तो खूब बढ़ावा दे रहे, खूब पैसा आर्थिक मदद दे रहे, लेकिन शमशान घाट के लिए कहीं पर कोई मुद्दा, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार का केंद्र हो या प्रदेश में भी, जहाँ पे हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। एक भेदभाव का उदाहरण बताना चाहूंगा, जब किसी प्राकृतिक कारण किसी तरह किसी की डेथ हो जाए, लेकिन नरेंद्र सिंह जी ये आरोप है, 10 लाख रुपया ये आरोप है जो गन्ना किसानों का बकाया है। उसको 2 लाख देने में नरेंद्र सिंह जी, ये आरोप भी राज्य सरकार की तरफ से है कि चाहे गन्ना किसानों के बकाये से जुड़ा मसला हो या फिर तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से संचालित हैं या फिर केंद्र की तरफ से जो पैसा मुहैया कराया जाता है राज्य सरकारों को, उसमें भेदभाव का आरोप है कि आप लोगों ने जानबूझकर उत्तर प्रदेश की अनदेखी की है। देखिए, केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बहुत पैसा जारी किया, हम समझते भूटान हो गया। और हमने कहा है अपने चुनाव संकल्प में, अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आती 15-45 दिन के अंदर 100% हम भुगतान करें। और इसमें जो करप्शन है उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। जैसे गन्ना किसान वहां पर सेंटर पर ले जाएगा, उसको एडवांस चेक 15 दिन का मिल जाएगा, जिससे ओंकारनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में हमें भी गन्ना में बनती रहा। ठीक है सर, उसमें कहीं भुगतान में कहीं दिक्कत नहीं किसान को ऋण देंगे आप, ये बताइए ब्याज क्या लगाएंगे उनके ऊपर? ठीक है सर, मैं आऊंगा। ओंकारनाथ सिंह जी, अब तो आप लोग गठबंधन में हैं, हालांकि ये कहना भी भविष्यवाणी होगा, लेकिन इनकेस अगर आप लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो क्या एजेंडा होगा? खास तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश का तो जिक्र हम कर रहे हैं, पूर्वांचल को लेकर भी कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों ने तैयार की होगी? क्या हम इस रास्ते पर चलेंगे? नहीं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में सब पूरा दे रखा है। सबसे पहले तो हम किसानों को राहत देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे, उनकी बिजली के बिल में राहत देंगे, उसको आधा करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने ज्वाइंट जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसके अंदर किया हुआ है। रोजगार की व्यवस्था की है कि 1 करोड़ लड़कों को 1 साल में प्रतिवर्ष रोजगार देने की व्यवस्था की। कैसे देंगे? सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। स्किल डेवलपमेंट से कितने कुछ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा देंगे, कुछ इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कराएंगे। और हमने ये सोचा है और हमारे नेता ने भी कई बार कहा है कि अच्छी बात है। अगर आप लोग ये विजन लेकर चल रहे हैं कि हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, ये सब मुनासिब कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में निवेशक आना नहीं चाहता, लघु उद्योग उसे इस बात का डर रहता है कि उत्तर प्रदेश में आओ कार्यक्रम है, हम तो खुद को लुटवाओ, ये स्थिति हो रही है। चारों तरफ बढ़ा के उसको उसका विकास करेंगे। 1 मिनट ओंकार जी, अक्षय भाई अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में निवेशक आना नहीं चाहता, ये आपके अल्फाज हैं, आपने अपने चैनल पे बोले। जी जी। रतन टाटा टाटा ग्रुप के जी जी उत्तर प्रदेश में आए और ये कह के गए कि उत्तर प्रदेश में अब
जो देखने में लग रहा है और जो पता लग रहा है सारी चीजें कि यहाँ पर किस तरह से ग्रोथ हो रही है, तो उत्तर प्रदेश से अच्छा कोई प्रदेश नहीं है। ये रतन टाटा साहब खुद कह के गए हैं। सर निवेश कितना आया? आप कह रहे हैं निवेशक नहीं आ रहे हैं। सर हमें गुठलियों से मतलब नहीं है। निवेशक नहीं आ उत्तर रहे। प्रदेश की जनता को कितना आम खिलाया गया, ये इस बात का जवाब दे दीजिए। निवेश कितना आया? 5 साल का वक्त कम नहीं होता सर। उत्तर प्रदेश में ग्रोथ हुआ है, लेकिन एक तबके का, सिद्दीकी एक साहब, बिरादरी का ग्रोथ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सिद्दीकी साहब, अगर इस पर कोई जवाब हो तो जवाब दे दीजिए। ये देखिए कितना फिर निवेश आया? बांटने की, ये फिर बांटने की बात आप देख सकते हैं। लगातार हमने जो निवेशकों के साथ बैठक मुंबई में हमने की, कहा सर 2,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, उस पर बता दीजिए कितना निवेश शुरू हुआ। मुंबई का आपने जिक्र किया ना, तकरीबन 2,500 के एमओयू पर हस्ताक्षर लगातार कितना निवेश हुआ है एक्चुअल में, और कहां पर हुआ है? अरे लगातार हुआ है। कितना कहां हुआ है? कहां पर हुआ? आपके चैनल दिखा रहे हैं, आपके चैनल पट्टी चला रहे हैं, आप देखिए गूगल बाबा पे जाकर देख लीजिए, सारा डिटेल मिल जाएगा। कहिए तो मैं अभी खोल के बता दूं आपको, ये सारी चीज सारा डिटेल मौजूद है उत्तर प्रदेश का। लेकिन वक्त आपके पास कम होता है बोलने के लिए, कम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने तो आपको एक चीज, चले ठीक है, अब आपने खुद ही इशारा कर दिया कि जो घड़ी की सुई है, उद्योगपतियों का शहंशाह जिसको माना जाता है, ये घड़ी की सुई भी आपने खुद ही इशारा कर दिया कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रही है। एक फाइनल कमेंट हम जरूर लेंगे हसीब सिद्दीकी साहब का। नावेद सिद्दीकी साहब, कुछ कहना तो संक्षेप में कह लीजिए। नावेद साहब। नहीं देखिए साहब, ऐसा है कि एक सिद्दीकी साहब और बैठे, आपने बहुत अच्छा किया कि नवेद सिद्दीकी को बुला लिया, हसीब सिद्दीकी साहब को बुला लिया। बहन जी की तरफ से एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी बुला लेते तो काम बराबर हो जाता। लेकिन चलिए ठीक है, अब हसीब साहब से पूछ लीजिए। हसीब साहब, देखिए अक्षय जी, अभी सर एजेंडा भी क्या होना चाहिए साथ में, ये भी हसीब सिद्दीकी साहब साथ में जहां से बात शुरू की थी आपने विकास की, एजेंडा क्या होना चाहिए। नावेद जी की पार्टी का मेन थीम था काम बोलता है, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा हुआ कि ये ट्रैप में आ गए अमित शाह की और मोदी जी की। वो उन्हीं ने पार्टी की परिभाषा करना और बिजली और ये वो जो है ऐसे मुद्दे उठा दिए और ये उसका जवाब देने लगे। विकास का मुद्दा जो इनका मुद्दा जो मेन मुद्दा था जिसपे इन्होंने प्रचार किया था, उस मुद्दे से ये हट गए और उसमें जो है आज हमको लगता है कि बीजेपी जो है इनको ट्रैप में लेने में कामयाब हो गई। दूसरी मैं एक बात और कहूंगा, बात की थी आपने रोजगार की जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरब का, कि पूरब का आमनी बलिया, बस्ती, गोरखपुर, जहां का आमनी बड़ी संख्या में जो है वो काम करता था बंबई में, दिल्ली में जाके, गुड़गांव में जाकर, पंजाब में जाकर। नोटबंदी के बाद से जो है बड़ी संख्या में वहां के उद्योग धंधे जो बंद हो गए हैं और बड़ी संख्या में वहां का मजदूर जो है वो पूर्वांचल के इन जिलों में आया है। इन्होंने उसको भी जो है कैच करने का कोई जो है प्रयास नहीं किया। ऐसा मैं कहता हूं कि ये जो है अपने मुद्दे से खुद ही भड़क गए और ये ट्रैप में आकर ये उन बातों का जवाब देने लगे जो अमित शाह जी और मोदी जी जो है जो छेड़ रहे हैं। नहीं, वो मुफ्ती साहब जो इनको जो काम किया है बिल्कुल अगर ये बताएं। सच्चाई तो ये है कि हम तो अब जनता पर फैसला छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो मतदान की घड़ियां आ गई है। खासतौर पर जो पूर्वांचल के एजेंडे को लेकर हम आए थे कि पूर्वांचल को लेकर क्या कोई विजन है क्या, हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल इस बात को लेकर ही उठ रहे हैं कि पूर्वांचल को लेकर सभी सियासी दलों की निगाह तो खूब होती है कि पूर्वांचल में कैसे अपने प्रभाव को मजबूत किया जाए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि जाति और धर्म से ऊपर यहां पर न तो राजनीतिक दल उठ पाते हैं और मतदाता भी इस बात को लेकर विवश हो चुके हैं, क्योंकि वो भी जाति और धर्म के बंधन से उलझे हुए हैं, इससे पार नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, इस बंधन को तोड़िए, इस बंधन से मुक्त होइए और अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिए।